हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अचीव सीएपीएफ के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब ने डिमांड किया था कि हम विजन आईएएस के मंथली मैगजीन की डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करें इस चैनल पे, तो आप सबकी बातों को रखते हुए हम यहाँ पे एक डिटेल डिस्कशन की सीरीज़ ला रहे हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, विजन आईएएस के मंथली मैगजीन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये सीखेंगे कि हमारे पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से कैसे हम विजन आईएएस से अपने अकॉर्डिंग वहाँ से नोट्स ले सकते हैं अपने पेपर 2 के लिए। डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें हम कैसे नोट्स में अपने इंक्लूड कर सकते हैं और उस चीज़ को रिवाइज करके अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम विजन एएस के आर्टिकल के बेसिस पे, आर्टिकल के स्ट्रक्चरिंग के बेसिस पे सीखेंगे कि कैसे हमें एक आइडियल एसे भी लिखना चाहिए। क्योंकि जब हमें ये चीज़ पता रहे कि एक आर्टिकल कैसे लिखते हैं, तो वहाँ से ही हम एक आइडिया ले सकते हैं कि एसे का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए। जो कि बहुत से बच्चों में बहुत सारा एक ये डाउट रहता है कि हमें एसे में लिखना क्या चाहिए, कैसे हमें इंट्रो लिखना है, बॉडी में हम क्या लिखेंगे, किस तरीके से हम उसमें अच्छे से फैक्ट्स इंक्लूड करेंगे और उसके साथ ही कैसे हम एक आउटरो या फिर कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप बिल्ड करेंगे ग्रेजुअली। हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है? तो इस सीरीज़ को मैं पार्ट्स में आपके लिए लेकर आऊँगा यहाँ पे, जो अलग-अलग थीम बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ओके? तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे जो मस्ट रीड टॉपिक्स है हमारे, इसमें देखें, इस लेक्चर में जो हम देखेंगे यहाँ पे, वो है सबसे पहला पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। हम मेनली इस लेक्चर में इन्हीं दो थीम्स पे फोकस करेंगे, जो भी इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि सबसे पहला ये सिटीजन पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, 10 years ऑफ इंडियाज एक्टिस्ट पॉलिसी एंड साउथ चाइना सी टेंशंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये 5 टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके लिए लेक्चर्स क्रिस्प रहें और जितने शॉर्ट लेक्चर ला सकूँ, उतने जितने कम टाइम में आपके लिए बेस्ट आउटपुट दे सकूँ, उस तरीके का लेक्चर हम बनाकर यहाँ पे ला सकें। ठीक है? तो पार्ट वाइज अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम भी होगा डिस्कशन के लिए, और लेक्चर भी, वीडियो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए बोरिंग नहीं होगी। ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आगे अपने पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को फर्दर परस्यू करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ द टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, वो है सिटीजन पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैसे सिटीजन का पार्टिसिपेशन हमें इंश्योर करना चाहिए, ताकि हम एक कंट्री में एक गुड गवर्नेंस इंश्योर कर सकें। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है कि जो भी कोई न्यूज़ अगर हाईलाइटेड है या फिर कोई टॉपिक अगर न्यूज़ में है, तो वो क्यों न्यूज़ में है, सबसे पहले हम ये देखें। तो अभी रिसेंटली माई जीओवी प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ने बनाया था, उसके 10 साल हो चुके हैं। तो ये प्लेटफॉर्म करता क्या था? तो इस प्लेटफॉर्म का मेन गोल बस यही था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिटीजन का पार्टिसिपेशन इंश्योर करेंगे, ताकि उनका इंक्लूसिविटी हम इंश्योर कर पाएँ गवर्नमेंट में, गवर्नेंस में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। ठीक है? तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को देखते हैं कि आखिरकार माई जीओवी प्लेटफॉर्म है क्या। ठीक है? तो ये एक सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, जिसका मेन गोल क्या है, कोलैबोरेट करना मल्टीपल गवर्नमेंट बॉडीज़ और मिनिस्ट्रीज़ में। ठीक है? जिससे हम क्या इंश्योर कर पाएँ, इंगेजमेंट इंश्योर कर पाएँ सिटीजन्स का पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, और उनके ओपिनियंस हम ले पाएँ किस चीज़ के ऊपर, इशूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और वेलफेयर पे। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे हमारे माई जीओवी के। ठीक है? ये पीपल को एम्पावर करता है गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट रहने के लिए, और कंट्रीब्यूट करता है गुड गवर्नेंस में। क्योंकि जब भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे मेन गवर्नेंस किसके हाथ में होता है, सिटीजन के हाथ में। ठीक है? हम ही चुन कर भेजते हैं अपने जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए वहाँ पे हम काम कर सके। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अगर अपने पोजीशन पे आते हैं, तो उनका मेन गोल यही होना चाहिए कि कैसे हम किसी सिटीजन के वेलफेयर के लिए वर्क कर सकें। तो ये चीज़ हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, और भी ज़्यादा फोस्टर कर सकते हैं, और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं सिटीजन का पार्टिसिपेशन माई जीओवी प्लेटफॉर्म से। ठीक है? तो अब ये माई जीओवी प्लेटफॉर्म में था क्या, कुछ इंपॉर्टेंट कैंपेन्स थे इसके, जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि माई जीओवी जो प्लेटफॉर्म था, उसके इंपॉर्टेंट कैंपेन्स क्या थे। तो सबसे पहला था लाइफ कैंपेन। ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। यानी सबसे पहला जो हमारा की इशू ऑफ कंसर्न है एट दिस टाइम, क्लाइमेट चेंज, जो कि बहुत रैपिडली अलार्मिंग रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसको ग्लोबल लेवल पे भी हम क्या करना चाह रहे हैं, एड्रेस करना चाह रहे हैं विद मल्टीपल कॉपरेशन ऑफ द कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है? तो ये हम इंडिविजुअल लेवल पे कैसे प्रमोट कर सकते हैं, अगर हमें ऐसा गवर्नेंस इंश्योर करना जिससे हम क्लाइमेट चेंज को कंटेन कर सके, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे भी क्या कर सके, सिटीजन्स को एक्टिव कर पाए इस चीज़ के फंक्शनिंग में। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने निकाला था ये लाइफ कैंपेन, जिसका मेन कंसर्न क्या था, मेन गोल क्या था, एड्रेस करना है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को और क्लाइमेट चेंज को। ठीक है? इंडिविजुअल और कम्युनिटी एक्शन से क्या करना है, इस ग्लोबल चैलेंज जो भी है इसको हमें एड्रेस करना है। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट
की एरिया क्या था इसका, स्टे सेफ ऑनलाइन, ऑनलाइन इश्यूज पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम कैसे सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ पे जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी हमारे कंट्री में थोड़ी मिनिमल लेवल पे है, तो उसको कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं, सबसे बड़ा गोल इसका यही था। इसमें क्या करना था, इसको किसने लॉन्च किया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी के टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसका मेन गोल क्या था, सिटीजन्स को एजुकेट करना, और इसमें कौन कौन लोग इंक्लूडेड थे, स्पेशली एबल्ड पीपल भी इंक्लूडेड थे, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन रिस्क को हमें रिड्यूस करना था और सेफ्टी मेजर्स के बारे में लोगों को एजुकेट एंड अवेयर करना था, जिससे हम क्या कर सकते थे, एक साइबर हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, जहाँ पे क्या हो, साइबर सेफ्टी प्रमोट कर सके, क्योंकि साइबर कंसर्न, साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा ही हमारे न्यूज़ में रहने लगे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए। तो ये कुछ एक कैंपेन्स थे, जहाँ पे एक और है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण। हमें पता है हम क्लीन इंडिया पे कितना फोकस कर रहे हैं, तो इसका मेन गोल क्या था कि सिटीजन का, पब्लिक का पार्टिसिपेशन हम इंश्योर कर पाएँ क्लीनर और हेल्दियर इंडिया के मेंटेनेंस में, ठीक है। और मिलेट सुपर फूड, हमारे कंट्री में एक मेल न्यूट्रिशन भी सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं, जिससे मिलेट्स के हम न्यूट्रिशनल एडवांटेज को लोगों तक पहुँचाएँ और उसके रोल्स को हम और ज़्यादा उसका उसके होराइजन को क्या करें, इन्हांस करें, जिससे हम लाइफस्टाइल में जो भी डिजीजेज आती हैं ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन और अदर डिजीजेज, न्यूट्रिशनल कैलोरीफिक वैल्यू के रिडक्शन की वजह से हम उस चीज़ को क्या कर सके, एड्रेस कर सके। तो ये हमारे कुछ की एरियाज थे जहाँ पे गवर्नमेंट ने कैंपेन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप आंसर राइटिंग में अपने नीड के अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। अगर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड आता है, तो आप वहाँ पे ये बता सकते हो कि हमारे गवर्नमेंट ने, हमारी कंट्री ने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे लाइफ कैंपेन बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर साइबर क्राइम रिलेटेड कोई डेटा आता है या फिर कोई एस्से आता है, कुछ भी आता है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। और ऐसे ही आपके पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स गवर्नमेंट स्कीम और इनिशिएटिव रिलेटेड तैयार हो जाएंगे, जिसको आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन सारे नोट्स को मेंशन, अपने थीम वाइज आपको नोट्स बनाना है पेपर 2 का, और वहाँ पे ये छोटे-छोटे एग्जांपल्स जो हो गए, स्कीम्स हो गए, डेटा हो गए, ये सारी चीज़ों को क्या करना है, मेंशन करते हुए चलते रहना है। इससे क्या होगा, आपका कंटेंट एनरिचमेंट होता रहेगा और आप अपने आंसर्स में इन सारे फैक्ट्स को मेंशन करके एक आंसर ऑथेंटिक अपना बना सकते हो। अब यहाँ पे है कुछ की पिलर्स है माई जीओवी के, जिस पे देखना ज़रूरी है हमें, जिसको सबसे पहला था इसमें डू में इन द सेंस कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे कुछ वर्क करने हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ है उसे परफॉर्म करना है। फर्दर डिस्कशन से हमें अवेयरनेस फैलाना है, जैसे मन की बात रेडियो प्रोग्राम हमारे प्राइम नेचर का है। उसके अलावा डिसेमिनेट करना थ्रू न्यूज़पेपर, पीरियोडिक व्लॉग्स जो भी होते हैं हमारे, ईमेल, इन सब के थ्रू, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्या करना है, लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे फिर ये देखना था इंपॉर्टेंट एक, कि सिटीजन पार्टिसिपेशन कैसे हेल्प करता है गुड गवर्नेंस में। तो हम सबको पता है कि जब भी सिटीजन पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ पे, तो उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगी, उनके उनके कॉन्सेंसस को लेकर ही हम क्या करेंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। गवर्नमेंट के दिमाग में भी ये बात रहेगी कि हाँ, पीपल भी, हमारे कंट्री के सिटीजन्स भी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और ये ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहेगी। जैसे आरटीआई प्रोवाइड किया गया है हमारे कंट्री में, जो क्या करता है, एम्पावर करता है सिटीजन्स को कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एजेंसीज रिलेटेड क्या कर सकते हैं, हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो इससे एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है। फिर सर्विस डिलीवरी, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा पीपल का पॉलिसी मेकिंग में। तो क्या होगा, उनके नीड और इंटरेस्ट को प्रॉपर अटेंशन मिल पाएगा और वहाँ पे हम उस चीज़ को एड्रेस कर पाएँगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो पाएँगे और उससे क्या हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के वॉइसेस मेन फोरम पे पहुँच पाएँगी और वहाँ से हम क्या कर पाएँगे, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस कर पाएँगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट जो हमारा है, फॉस्टर इंक्लूसिविटी, ठीक है। इंक्लूजन मीन्स क्या होता है, इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे सेक्शन के लोग होते हैं, कुछ अपर क्लास होते हैं, कुछ लोअर, कुछ मिडिल। तो उन सारे सेक्शन को हम क्या कर पाएंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इंक्लूड कर पाएंगे, सबको ही हम मेन स्ट्रीम पे ला पाएंगे। और वो भी हमारे कंट्री जैसे पॉपुलेशन में, जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को और भी ज़्यादा बेटर वे में एड्रेस कर पाएंगे। एक ट्रस्ट बिल्ड होगा हमारे गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, उनके बीच में एक लिंकेज क्रिएट होगा, जहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है, लोगों के लिए अकाउंटेबल रहेगा और लोग के अंदर भी एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूसिविटी रहेगी, ओके। इसका एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, ग्राम सभा, जो हमारे कंट्री में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, लेजिस्लेशन आया। उसके बाद क्या हो सका, हमने एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया। उससे क्या हो पाता है, जो नॉर्मल लोग जो हैं हमारे कंट्री में, वो भी अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये सिटीजन के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए तो ये सारी चीज़ें
जो भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं या फिर गवर्नमेंट के प्लानिंग से स्ट्रैटेजीज़ हैं अपनाई गई हैं, ठीक है? पर इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस इन द सेंस कि हमारे कंट्री में जितनी पॉपुलेशंस है, सबको ही इंक्लूड करना एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी और रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा इसमें खर्च होते हैं। उसके बाद लिमिटेड एंगेजमेंट है, क्योंकि लोगों के अंदर नॉलेज नहीं है। जो रूरल एरिया में लोग हैं, उनके पास बहुत लिमिटेड नॉलेज है, जिसके कारण क्या होता है, सभी लोग इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एट दिस टाइम, ठीक है? लोगों का गवर्नमेंट में ट्रस्ट कम है, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, बहुत सारे मैनिफेस्टोज लाती हैं पर उसे फुलफिल नहीं करती हैं। करप्शन के इश्यूज बहुत ज़्यादा है, नेपोटिज्म जैसे इश्यूज हमारे कंट्री में प्रिवेल कर रहे हैं पार्टीज में, जिसके कारण लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, चैलेंजेज हैं इनके, ठीक है? अब इसके बाद हम यहाँ पे आपका दिया हुआ इनिशिएटिव्स। तो इनिशिएटिव्स में क्या क्या था, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जो हमारे माई गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे जो अपना इनिशिएटिव था, कैंपेन था, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या उनके इनिशिएटिव या स्कीम्स कह सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन है, यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या करते हैं, स्वच्छता प्रमोट करते हैं, सैनिटेशन को प्रमोट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, जहाँ पे इंडिविजुअल को अवेयर किया जाता है कि कैसे हम रिवर को क्लीन कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन, जहाँ पे हर कोई डिजिटली एम्पावर हो रहा है सिटीजन लेवल पे। और मैंने पंचायत का पहले डिस्कस कर लिया, कैसे पंचायत इंश्योर करता है सिटीजन का पार्टिसिपेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिटीजन्स चार्टर भी है, जो क्या करता है, बिल्ड करता है एडमिनिस्ट्रेटर्स और सिटीजन के बीच में एक ब्रिज बिल्ड करने का काम करता है। तो ये कुछ एक हमारे इंपॉर्टेंट सिटीजन पार्टिसिपेशन से रिलेटेड कुछ डेटा थे। अब वे अहेड में वही करते हैं हम, जो भी हमारे पास चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ के हम सॉल्यूशंस फॉर्मुलेट करते हैं। इसी को कहते हैं हम वे फॉरवर्ड कह सकते हैं, कंक्लूजन कह सकते हैं, जहाँ पे हम अपना ऑप्टिमिज्म या फिर पॉजिटिव अप्रोच शो करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से हमारी OLQs झलकती हैं, जो कि क्या कहते हैं OLQs को हम, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। तो हमारे आंसर से ही हमारी क्वालिटी, हमारी पर्सनालिटी डिफाइन होती है। तो हमें एक कैसा आंसर लिखना है, कैसे कंटेंट इनरिच होगा हमारा। अब जब हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तभी तो हमारे माइंड में कंटेंट आएगा और हम सही आंसर लिख पाएंगे, तभी जाकर हमारी अच्छी पर्सनालिटी शो हो पाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी वे ऐड होगा, जो हमारे चैलेंजेस थे उनको ही एड्रेस करना वे फॉरवर्ड में आता है। तो एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करना है लोगों तक, उनको अवेयर करना उनके राइट्स के बारे में, ताकि लोग को समझ में आए कि हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक्सेसिबल बनाना, पॉलिसी मेकिंग में लोगों को ज़्यादा हायर लेवल पे क्या करना, इंक्लूड करना, और उनके ग्रीवांसेस को रिड्रेस करना। ये कुछ वे फॉरवर्ड थे, और इसी के साथ आपका ये वाला आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें ये आर्गूमेंट के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी दिए हैं और कुछ यूटिलिटी भी दी गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ये अगर मुझे हमारे हमारे एग्जाम में अगर ये आर्गूमेंट आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लिखने के लिए, तो हमारे पास उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तैयार रहेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ नोट्स लेने हैं, प्रोज के कुछ पॉइंट्स लिख लेने हैं आपको, और कॉन्स के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर लेने हैं, ताकि आपके एग्जाम में अगर आर्गूमेंट आए तो आप इजीली क्या कर सको, उस चीज़ को टैकल कर सको। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमें ये समझना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो कुछ भी नहीं है कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज है, जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, रिलीजन, ठीक है? अभी के टाइम पे क्या है, हमारे पास हमारे कंट्री में हर एक रिलीजन के लिए एक पर्सनल लॉज गवर्न करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, पर गवर्नमेंट का मेन फोकस ये है कि हर रिलीजन को गवर्न करने के लिए एक सिमिलर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हो, जो पर्सनल लॉज को गवर्न करे। अब पर्सनल लॉज होता क्या है, मैरिज रिलेटेड जो लॉज होते हैं, डिवोर्स लॉज जो होते हैं, हमारे सक्सेशन टू प्रॉपर्टी हो गया, इन सारे के लिए सिंगल लॉज हमारे कंट्री में आए, हमारा ये मेन फोकस है। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पर्सनल लॉज क्या क्या है, इंक्लूड्स मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ये कुछ एक हमारे पर्सनल लॉज है, जिन पे हमें क्या करना है, एक यूनिफॉर्म कोड क्रिएट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, करंट स्टेटस क्या है, हमें देखना है कि अभी हमारे कंट्री में एट दिस टाइम करंट स्टेटस क्या है इस चीज़ का। तो हमारे कंट्री में जो है हर एक रिलीजन के लिए अब एक रिस्पेक्टिव रिलीजियस लॉ है, जो कि अपने अपने तरीके से गवर्न होते हैं। ऑन दी अदर हैंड गोवा और उत्तराखंड ने कुछ हद तक यूसीसी को अपना लिया है, और यहाँ पे एक 21st लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है, जो कि आप देख सकते हैं कि 21st लॉ कमीशन ने कहा है कि फॉर्मेशन ऑफ यूसीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज, ठीक है? तो आप देखो, अगर आंसर राइटिंग मेंशन आप लिख रहे हो, आर्गुमेंट आता है, तो वहाँ पे अगर लॉ कमीशन की रिपोर्ट को आप कोट करेंगे, तो आप करोगे तो आपका आंसर कितना ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो आप अपने आंसर राइटिंग में, पर उसके लिए आपको अपने नोट्स में इन सारी चीज़ों को मेंशन करके रिवाइज करना होगा, और
एग्जाम के पहले इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके दिमाग में रिटेन हो पाए। तो यहाँ पे क्या है, 21st लॉ कमीशन ने कहा कि हमें यूसीसी की एज ऑफ नाउ ज़रूरत भी नहीं है और डिजायरेबल भी नहीं है, बट हमें क्या करना चाहिए, जो भी फैमिली लॉज हैं हर रिलीजन के, हमें उसे जेंडर जस्ट बनाना है, यानी वहाँ पे जेंडर जस्टिस प्रमोट करना है, क्योंकि बहुत सारे लॉज हैं ऐसे रिलीजन में जो कि पुराने लेवल के, पुराने टाइम के अकॉर्डिंग पे बेस्ड है, जहाँ पे क्या है, वुमेन को एक बैकफुट पे रखा गया, क्योंकि हमें पता है हमारी सोसाइटी क्या थी, शुरू से पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है। तो इस चीज़ को हमें एड्रेस करना है। सबसे पहले हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये किसका रिकमेंडेशन है, ये 21st लॉ कमीशन की एक रिकमेंडेशन है, ठीक है। अब जो मैंने कहा था इसके प्रोज एंड कॉन्स की, यूटिलिटी क्या, हमें क्या नीड है, हमें क्यों ही नीड है यूसीसी लाने की, ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहला कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ये चीज़ फुलफिल करेगी, जो कि आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में हमारे कहा गया है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी फुलफिल करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, रियलाइजिंग द नीड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, जो सोसाइटी में हमारे टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, पर जो रिलीजियस लॉ है बहुत पुराने टाइम से बने हैं, जो कि वुमेन के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करेगा यूसीसी, ठीक है। हमारे एट प्रेजेंट टाइम जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग लॉज हमारे फॉर्मुलेट होंगे, जिसका एग्जांपल भी दिया गया है कि पॉलीगैमी मुस्लिम पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग क्या है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जो 1937 का, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ लीगल है। पर अगर कंटेम्प्रेरी सोसाइटल लेवल पे देखा जाए तो ये वुमेन के अगेंस्ट है, तो इस चीज़ को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। फर्दर, फुलफिलिंग इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, इंडिया लाइक ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन, इन सब चीज़ का पार्ट्स है। तो इस चीज़ को अगर इस चीज़ को हम एड्रेस करते हैं तो हम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को भी फुलफिल कर पाएंगे, और एक दूसरी कंट्रीज़ के लिए हम एग्जाम्पल भी सेट कर सकेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज, ठीक है। अब क्या है, अभी के टाइम पे हर रिलीजन का एक डिफरेंट लॉ है, पर्सनल लॉज है, तो उससे क्या होता है, हमारी जुडिशियरी में बहुत ज़्यादा वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है कि हर हर एक केस को अलग तरीके से डील करना होता है। और अगर हम यूसीसी ले आते तो इससे क्या होगा, हमारी जुडिशियरी का काम आसान हो जाएगा, जो बहुत सारे पेंडिंग केसेस है उनको यूनिफॉर्म बेसिस पे हम डील कर पाएंगे और इस चीज़ को एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है। और मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से हम इस चीज़ को अडेप्ट कर पाएंगे, सोसाइटी हमारी मॉडर्न होती चली जाएगी इस चीज़ के साथ। तो ये हमारी नीड थी, यानी यहाँ पे इसके कुछ पॉजिटिव्स बताए गए। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी मेंशन किया यूसीसी से रिलेटेड, जो कि आप देख सकते हैं, अहमद खान और शाहबानो बेगम केस है, जहाँ पे कहा गया था कि जेंडर जस्टिस एंड द नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनल लॉज, यानी जो शाहबानो केस था 1985 का, ये चीज़ आप अपने अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो, और आप लेटर में आप आंसर राइटिंग में इस चीज़ को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जेंडर जस्टिस और जो जो भी है हमारा जेंडर जस्टिस इंश्योर करना, इस केस के अकॉर्डिंग कहा गया था कि जेंडर जस्टिस जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी लाना पर्सनल लॉज में, ये सबसे बड़ा नीड ऑफ द आवर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और इंपॉर्टेंट केस है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, शायरा बानो एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का ये केस है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था किस चीज़ को, ट्रिपल तलाक को, जो कि हमारे शरीयत एक्ट में ये चीज़ फॉलो की जाती थी, एक आर्बिट्रेरी प्रैक्टिस थी जिसको स्ट्रक डाउन कर दिया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये एक फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं आप यूसीसी इंप्लीमेंट करने के रास्ते पे, ठीक है। अब इसके लिए इश्यूज़ क्या है हमारे, हम क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे अभी तक, या फिर अभी तक क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, तो इसकी रीज़न क्या है। तो सबसे बड़ा रीज़न है हमारा कंट्री जो इतना डाइवर्स बैकग्राउंड है, सब रिलीजन के अपने कल्चर्स हैं, तो उसके अगेंस्ट हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो बहुत टाइम से सारे रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं एक सिमिलर सेट ऑफ लॉज फॉलो करते आ रहे हैं, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा उनके अगेंस्ट चला जाएगा, और ये आर्टिकल 25 का भी वायलेशन होगा, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करता है हमारे सिटीजन्स को। उसके अलावा लैक ऑफ कंसेंसस, इम्प्लीमेंटिंग अ यूसीसी विदाउट द कंसेंट, अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के कंसेंट के बिना हम यूसीसी इंप्लीमेंट करते हैं तो ये पूरी कम्युनिटी को क्या करेगा, अनरेस्ट में ले आएगा, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के भी अगेंस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें होगी, हमने प्लस पॉइंट देखा यूसीसी का कि क्या पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव था, और क्या इश्यूज़ है। तो हमारे पास एक इस टॉपिक से रिलेटेड एक डेटा प्रॉपर वे में क्रिएट हो गया, जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी देखे, लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट देखी, जिसको हम अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पेपर 2 में थीम वाइज इन सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हो, और रिवाइज करके आप अपने आंसर राइटिंग में इस चीज़ को इनकलकेट कर सकते हो ग्रेजुअल प्रैक्टिस से। तो इसी के साथ यूसीसी भी हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था ये खत्म होता है, इस पर डिटेल डिस्कशन। अब जो वे फॉरवर्ड है, ये मैंने आप सबको बता दिया है कि वे फॉरवर्ड होता क्या है, जो भी हमारे इश्यूज हैं इसको ही तो एड्रेस करेंगे ना हम वे फॉरवर्ड में। तो आप देखो यहाँ पे लैक ऑफ कंसेंसस था, तो हम क्या करेंगे, कंसेंसस बिल्ड करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे, ताकि क्या हो सके, सोशल अनरेस्ट ना हो पाए, ताकि हम देख पाए कि अगर इस चीज़ को इंप्लीमेंट करते हैं तो इसके प्रोज क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या कर सके, समझा पाए इसके बेनिफिट्स, लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना, जो मैंने बता दिया, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, सारे लॉस को कोडिफाई कर सकते हैं। ये हो गया हमारा वे फॉरवर्ड, ठीक है।
अब हमारा सेकंड जो थीम आता है इंटरनेशनल रिलेशंस, तो हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में देखना है, जो हमारा सेकंड थीम है। तो इसमें 2-3 टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मुझे लगे, ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया है, जिससे आप इंपॉर्टेंट नोट टेकिंग कर सकते हो अपने पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ। अब ये है क्या चीज़? हमें सबसे पहले इंडिया पे हम बाद में आएँगे। सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि ये ग्लोबल साउथ क्या है, ओके? तो ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है? तो एक ब्रांडेड लाइन है, आप समझ लो। एक ब्रांडेड लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो वर्ल्ड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इसने वर्ल्ड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया है, जिसका मेन स्टेटमेंट ये कहता है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ब्रांडेड लाइन के नॉर्थ में जो भी कंट्रीज़ हैं, ये क्या है? रिच हैं। और जो भी ब्रांडेड लाइन के हमारे साउथ में, ये क्या है? पुअर है। तो यहाँ से आपको एक टर्म आप नोट कर सकते हो, ब्रांडेड लाइन है क्या? ये आपके पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। कल को पेपर 1 में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज़ को आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और पेपर 2 के लिए आपके पास डेटा तैयार होगा ही होगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी ही। तो ये चीज़ हमारा ब्रांडेड लाइन है, ठीक है? तो हमारा मेन फोकस इस आर्टिकल पे होने वाला ये रीजन जो है हमारा ग्लोबल साउथ, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये हमारा जो ग्लोबल साउथ वाला रीजन है हमारा, ये मेन फोकस होने वाला है। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होस्ट किया था वर्चुअल फॉर्मेट में, ठीक है? थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होस्ट किया था इंडिया ने, इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में है हमारा, ठीक है? तो और ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है क्या है? एक एक्सटेंशन है हमारे इंडिया के फिलॉसफी का, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है? जो हम इंटरनेशनल रिलेशन में आज के टाइम पे फॉलो कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। जिससे क्या हो रहा है? हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि जो पूरी दुनिया है एक परिवार है, और इंडिया ने मल्टीपल इंस्टेंसेस पे ये प्रूव भी किया है थ्रू प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू मल्टीपल कंट्रीज एट देयर बैड टाइम्स, ओके? तो इस जो समिट हुआ था, इसमें टोटल 120 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है, जिसमें चाइना एंड पाकिस्तान इनवाइटेड ही नहीं थे, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया ने इस समिट के अंडर क्या किया? एक ग्लोबल डेवलपमेंट कम्पैक्ट प्रपोज किया है, जिसका मेन गोल क्या है? एड्रेस करना किस चीज़ को? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिनके अंदर डेट क्राइसिस ज़्यादा राइज हो रही है, उस चीज़ को एड्रेस करना मेनली ग्लोबल साउथ वाले रीजन में, ठीक है? इंडिया और भी क्या काम करेगा इसमें? अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड कराने का काम करेगा, ठीक है? अपने नेचुरल फार्मिंग के एक्सपीरियंस को शेयर करेगा साउदर्न कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि हमें पता है हमारी कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो हम एग्रीकल्चर में हमारी एक्सपर्टीज़ है, तो इस चीज़ को हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया क्या करेगा? एक स्पेशल फंड लॉन्च करेगा, जिसमें $2.5 मिलियन का एक फंड होगा, जो ट्रेड को बूस्ट करेगा ग्लोबल साउदर्न रीजन में, ठीक है? तो ग्लोबल साउथ है क्या? ये हम समझ गए कि ये मेनली एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है साउदर्न हेमिस्फीयर में, जो कि क्या है? टेक्निकली और सोशली क्या है? लेस डेवलप्ड है, ठीक है? ये चीज़ हमारा ब्रांडेड रिपोर्ट क्या है, समझ गए हम कि ब्रांडेड लाइन क्या कहता है। अब हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में जो भी ये ग्लोबल साउथ है, इसके चैलेंजेस क्या है? ग्लोबल साउथ में क्या इंपॉर्टेंट परसिस्टेंट चैलेंजेस हैं, जो कि हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, कि ऐसा क्या है ग्लोबल साउथ में कि इंडिया इतना इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट शो कर रहा है, ठीक है? और जहाँ इंडिया का इंटरेस्ट है, वहाँ एग्जाम का इंटरेस्ट, यूपीएससी का इंटरेस्ट ऑब्वियस है कि आता है। तो ये चीज़ में आपको भी इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप पेपर 2 से डील कर पाओगे, ठीक है? तो चैलेंजेस देखते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है यहाँ पे? कि अंडर रिप्रेजेंटेशन इन द ग्लोबल फोरम्स। जो साउदर्न कंट्रीज़ हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, उनको ग्लोबल फोरम्स पे क्या है? बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिला है। जैसे अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इनको यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली हुई है। फिर हाई पब्लिक डेट, इन सारी कंट्रीज़ में डेट क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा ये वल्नरेबल हैं, क्योंकि क्या है? क्योंकि ये सारे कंट्रीज, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, जब रिसेंटली पनामा, जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसने क्या किया? अपने लोगों को डिस्प्लेस किया है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि उनके आइलैंड पूरी तरह से सबमर्ज हो गए थे ओशियन में। तो ये एक कंट्री सबसे पहले बनी। तो इस तरीके से जो जो साउदर्न कंट्रीज़ हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ग्लोबल साउथ जिसको हम एड्रेस करते हैं कहकर, इनके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, ठीक है? इनके पास एक्सेसिबिलिटी रिसोर्सेज कम है, जिससे क्या कर पा रही है? क्लाइमेट चेंज के इशू से प्रॉपर्ली डील नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके ऊपर क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट डाइवर्जेंस ऑफ ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है? ग्लोबल नॉर्थ में क्या है? बहुत ज़्यादा इशूज चल रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, हमारा वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इन सब चीज़ों का भी इफेक्ट इन पे पड़ रहा है। अब इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? इंडिया का इंटरेस्ट क्या है ग्लोबल साउथ में? इंडिया ने आखिरकार इतना अटेंशन क्यों पे किया हुआ है ग्लोबल साउथ पे, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहला इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। अगर इंडिया ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को अपने कंसेंसस में लेकर चलता है, तो सबसे पहले क्या होगा? इंडिया का इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस इंक्रीज होगा, हमारा जो होराइजन है इंटरनेशनल लेवल पे इंक्रीज होगा, हमारी वॉइस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है? उसके बाद स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन, मल्टी डायरेक्शनल अलाइनमेंट, हम ग्रेजुअली वर्ल्ड शिफ्ट हो रही है
मल्टीपोलर वर्ल्ड में जहाँ पे हम सिर्फ एक कंट्री के भरोसे नहीं बैठे रह सकते, हमें हर एक कंट्रीज़ के सपोर्ट पे ध्यान देना है, मल्टीलैटरल लेवल पे हमें वर्क करना है। तो ये भी चीज़ हमारी इस ग्लोबल साउथ वाले इश्यू से हमारी फॉस्टर हो पाएगी, ठीक है? और हम अपने चाइना के जो हमारा चाइना का इन्फ्लुएंस इन सारे रीजन्स में बढ़ रहा है, उस चीज़ को भी हम काउंटर कर पाएँगे, ठीक है? और हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन पाएँगे, ओके? जैसे हमारा टारगेट है विश्व गुरु बनने का, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएँगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे हमारे कंट्री में जो जो स्टफ्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, इसके लिए एक अच्छे मार्केट बन सकते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारी कंट्री का इन कंट्रीज़ में, तो हमारी कंट्री का ट्रेड भी बढ़ेगा और हमारा जो गोल है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, ये भी बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो पाएगा, ठीक है? अब इंडिया कर क्या रहा है इस चीज़ के लिए, ठीक है? हमने ये समझ लिया कि इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबल साउथ का, पर अभी तक इंडिया ने किया क्या, हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो इंडिया ने सबसे पहले कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक लिंकेजेस के लिए प्रमोशन का काम किया है। बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ पैक्ट साइन करना, ठीक है? उनको एड प्रोवाइड कराना इन इकोनॉमिक चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, जैसे हमने श्रीलंका को भी बहुत सारा एड प्रोवाइड करा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस कर रहा और फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ ग्लोबल साउथ की तरह इमर्ज हो रहा है कि अगर किसी भी कंट्री को साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका सबसे पहला रिस्पॉन्डर कौन होगा? इंडिया, ठीक है? जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव इंडिया ने साइन किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी कोविड के टाइम में वैक्सीन मैत्री हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे बहुत फ्री में हम बहुत लार्ज लार्ज स्केल पे हमने वैक्सीन क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया इन सारी कंट्रीज़ को। तो ये सारा हमारा गोल है जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा लीडिंग द क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडा, जैसे कि हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज से डील करना एक सिंगल लेवल पे पॉसिबल नहीं है, हमें मल्टीलैटरल लेवल पे ही क्या कोऑर्डिनेशन के साथ इस चीज़ को एड्रेस करना होगा। तो इंडिया को क्या होगा, एक अच्छा लेवरेज मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा इस चीज़ में, ग्लोबल साउथ अगर उनके इंडिया के सपोर्ट में रहेगा तो। इंडिया ने आईएसए बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया के गुरुग्राम में है, ठीक है? आपको ये चीज़ बताना कमेंट सेक्शन में कि अभी रिसेंट कौन सी कंट्री आईएसए का मेंबर बनी है और टोटल कितनी कंट्रीज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर हैं, ठीक है? उसके अलावा कोalition ऑफ डिजास्टर रिलिजियंस, ठीक है? डिजास्टर जो नेचुरल डिजास्टर्स हमारे कंट्रीज़ में आ रहे हैं, हमारे वर्ल्ड में आ रहे हैं, उसके लिए हम कैसे रिजिलिएंट बन सकते हैं, इसके लिए इंडिया ने एक कोalition बनाया है और सपोर्ट कर रहा है इंडिया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कि सबकी एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्लाइमेट चेंज से डील करना है, पर सब कोई अलग-अलग लेवल पे डील कर रहा है, सब कोई अलग-अलग लेवल पे अफेक्ट हो रहा है, तो एक डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। इस चीज़ को भी इंडिया क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा जो भी ग्लोबल साउथ के इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस कर रहा है इंडिया। जो हमारे अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा कम था, तो इंडिया ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया अफ्रीकन यूनियन को G20 में, जो कि हमने पढ़ा, ठीक है? उसके अलावा इंडिया ने कुछ कंट्री के साथ अलायंस बना रखे हैं, जहाँ पे ये चीज़ प्रोपेगेट की जा रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को और उन कंट्रीज़ को क्या किया जाए, परमानेंट मेंबरशिप दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इसके कारण क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके मेन वॉइसेस मेन फोरम पे नहीं पहुँच पाते थे। इस चीज़ को इशू करना, इस चीज़ को डील करना इंडिया का सबसे बड़ा एक गोल है, ठीक है? इंडिया के इनिशिएटिव यहाँ पे बताए गए हैं ग्लोबल साउथ के लिए, जो कि हमने देख लिया। वैक्सीन मैत्री हो गया, आरोग्य मैत्री हो गया, सोशल इम्पैक्ट फंड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, इंडिया की एक कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है। अब इसमें चैलेंजेस क्या, हमें ये देखना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, डाइवर्स इंटरेस्ट, ठीक है? ये एक डाइवर्स रीजन है, यहाँ पे बहुत डिफरेंट कल्चर, बहुत डिफरेंट रिसोर्सेज की कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे हर कंट्रीज़ का एक डिफरेंट इंटरेस्ट है। तो उन सबको यूनिफॉर्मली डील करना थोड़ा एक चैलेंज हो जाता है इंडिया के लिए, ठीक है? उसके अलावा कॉम्पिटिशन विद चाइना। चाइना हमें पता है कि बहुत हाई लेवल पे अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, चेकबुक डिप्लोमेसी से, इन सारी चीज़ों से क्या कर रहा है इंडिया, बहुत लार्ज लेवल पे चाइना बहुत लार्ज लेवल पे क्या कर रहा है, अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ कर रहा है। तो एक चाइना हमारे लिए एक इशू है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिप्लोमेटिक चैलेंज, हर कंट्री को अपने हिसाब से लेकर चलना और सबके साथ बैलेंस बनाना एक सबसे बड़ा इशू है, ठीक है? यूएस हो गया, रशिया हो गया, ये सारी कंट्रीज़ हैं। इंडिया को सबसे बड़ा इशू है कि इन सबके साथ एक बैलेंस बनाकर चलना और उसके साथ ग्लोबल साउथ के इशूज़ को एड्रेस करना, ठीक है? उसके अलावा हमारे कंट्री में हम खुद एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो हमारे पास भी कुछ लिमिटेड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। हमारे पास जो नेशनल स्ट्रेंथ है, मैन पावर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, ये सब हमारी कंट्री में भी खुद डेवलपिंग फेज़ में है, तो थोड़ा एक इशू हो जाता है कि हम कैसे सबको प्रॉपर एड्रेस कर पाएँगे उनके इश्यूज़ को, जब हम खुद ही बिगिनिंग फेज़ में या फिर एक डेवलपिंग फेज़ में हैं, ओके? और इशू विद एनर्जी ट्रांजिशन, तो बहुत बार इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है कि इंडिया अभी भी बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, ठीक है? तो हमें इस चीज़ से भी डील करना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल्स के पे अपना हमें डिपेंडेंस अपना कम करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर पाएँगे अच्छे तरीके से अपने गोल्स को क्या कर पाएँगे,
अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे आपका एक एग्जांपल मैंने हाईलाइट किया था, आप देख लेना। जो वैक्सीन विजन ऑफ आरोग्य मैत्री है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, इंडिया का मिशन है हेल्थ सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, जिसके तहत इंडिया ने फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहाँ पे ओपन किया है, मॉरिशस में। इंडिया के डिप्लोमेटिक पिन का अगर इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ऐसा ऐसे आता तो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो कि इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहाँ ओपन हुआ है, मॉरिशस में। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये चीज़ आपका इससे यहाँ पे ये जो टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म होता है कि हमें क्या ग्लोबल, हमने ये समझा कि ग्लोबल साउथ क्या है, कितनी कंट्रीज इसके मेंबर है, ठीक है, ग्लोबल साउथ के मेन चैलेंजेस क्या है, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है ग्लोबल साउथ में, ठीक है, क्यों सिग्निफिकेंट है ग्लोबल साउथ इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और कैसे इंडिया वर्क कर रहा है इस चीज़ को, और कैसे इंडिया डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ रहा है अदर कंट्रीज के कॉन्सेंसस के साथ। हमने कुछ इनिशिएटिव्स भी देखी यहाँ पर और कुछ चैलेंजेस भी हमने देखे। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ये भी यहाँ पे खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है 10 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये भी इंटरनेशनलाइजेशन का सेक्शन है जहाँ पे हमें पढ़ना है कि इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी उसके 10 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का, जहाँ में हमें देखना ये है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या, कैसे इसका विद टाइम इवोल्यूशन हुआ। पहले जैसे हमारे गवर्नमेंट लुक ईस्ट पॉलिसी पे फोकस करती थी, तो कैसे ग्रेजुअली हमारा इस पे चेंज आया और हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ टिल्ट हुए। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 9th ईस्ट एशिया समिट जो हुई थी 2014 में, उसमें इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अनाउंस किया था, जहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या था कि हमारे कॉन्टिनेंट के जो ईस्टर्न साइड पे जो कंट्रीज़ हैं, मेनली इंडो पैसिफिक रीजन वाले कंट्रीज़, उन पे हमारा मेन फोकस रहेगा। ईस्टर्न कंट्रीज एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ये दो तीन जो सेट ऑफ कंट्रीज़ थी, इन पे हमारा मेन फोकस रहेगा, जहाँ पे हमने ट्रेड को बूस्ट करेंगे, उनके कॉपरेशन से अपने आप को भी डेवलप करेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों का एक जिस्ट हम देखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है, इस वाले टॉपिक में। मूविंग फर्दर अहेड, ये हमें सबसे पहले देखना है कि लुक ईस्ट पॉलिसी जो पहले थी कहाँ से आई, क्या कैसे इसकी शुरुआत हुई, जो कि बाद में चल के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा था, ठीक है, जब इंडिया यूएसएसआर का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर था जो इंडिया का, यूएसएसआर, उसको इंडिया ने खो दिया था। यूएसएसआर मल्टीपल कंट्रीज में डिवाइडेड हो गया था। ठीक है, तो उसके लिए इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी इनिशिएट किया था अर्ली 90s में। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ग्रेजुएट जो हमने पढ़ा धीरे धीरे यहाँ पे कि फिर 2014 में क्या हो गया, इसको हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दे दिया। तो लुक ईस्ट पॉलिसी को आगे और स्पेसिफाई करने के लिए इंडिया ने आसियान को ज्वाइन किया था 1992 में, जो कि है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज थी उनका एक एसोसिएशन था। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। तो इसी के बाद जो लुक ईस्ट था उसको चेंज करके इंडिया ने 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं कि इंडिया ने क्या क्या किया। ठीक है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस है जो अपना ईस्टर्न रीजन है, इसके लिए ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। ठीक है, क्यों हम इतना अपना इंटरेस्ट इस एरिया में शो कर रहे हैं। तो सबसे पहला एक्सपेंशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी फ्रॉम ईस्ट एशिया टू द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो मेनली ईस्टर्न कंट्रीज पे ही फोकस थी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या आ गया कि हमने अपने होराइजन को और ज़्यादा ब्रॉड कर लिया, जहाँ पे हम आसियान कंट्रीज़ के अलावा इंडो पैसिफिक रीजन पे भी फोकस स्टार्ट करने लगे। इसका स्ट्रैटेजिक स्कोप बढ़ गया और इंडो पैसिफिक रीजन पे भी हमारा फोकस क्या हो गया, बढ़ गया। उसके बाद इसमें हमने अपने मल्टीलैटरल और रीजनल एंगेजमेंट, जो भी हमारे मल्टीलैटरल टाइज थे, उसको हमने स्ट्रॉन्ग किया। अपने पार्टनरशिप को और भी क्लोज किया और अच्छा किया विद आसियान कंट्रीज़, बिम्स्टेक जो हमारा इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, उसके बाद एशिया कोऑपरेशन डायलॉग हो गया, इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन हो गया। तो इन सारे एरियाज़ पे हमारा फोकस और इंक्रीज होता चला गया विद इवोल्यूशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसके अलावा जो ग्रोइंग इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन है, दूसरे जो कंट्रीज़ थे हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में, उनके साथ हमने क्या किया, अपने कोलैबोरेशन को और भी ज़्यादा इन्हेंस किया। इससे क्या हो गया, इंडिया का पार्टिसिपेशन इंडो पैसिफिक रीजन में और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया। ठीक है, फर्दर जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जापान ने लोन प्रोवाइड किया किस चीज़ के लिए, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, ये हमारी स्ट्रैटेजिक विन है, डिप्लोमेटिक विन है कि हमने दूसरी कंट्री का सपोर्ट गैदर किया, कॉपरेशन इंश्योर किया किस चीज़ में, अपने कंट्री के डेवलपमेंट में, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो हमारा ट्रांसपोर्ट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा प्रिमिटिव लेवल पे है, बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो वहाँ पे जापान ने लोन प्रोवाइड किया इस चीज़ को और इन्हांस करने के लिए, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को। उसके अलावा इंडिया प्रोएक्टिव रोल भी प्ले कर रहा है फ्रॉम लॉन्ग टाइम इन डिफेंस डिप्लोमेसी एंड एक्सपोर्ट। जैसे हमने फिलीपींस को अभी ब्रह्मोस एक्सपोर्ट किया, तो ये भी हमारी डिप्लोमेटिक एक एज हमें मिला इस चीज़ में कि हमने जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे कर लिए और इंटरनेशनल ट्रेड में भी हम बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इवोल्यूशन कर रहे हैं। उसके साथ साथ वियतनाम के साथ हमने इंडिया वियतनाम मिलिट्री पैक्ट साइन किया। ठीक है, जहाँ पे एक दूसरे की कंट्री में हम बेस बनाएंगे और वहाँ पे एक दूसरे के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन इंश्योर करेंगे। ठीक है, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट हमने
कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा निकाले, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को भी कनेक्ट कर सके, डिजिटल नॉलेज शेयरिंग कर सके, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ये सब चीज़ इंश्योर कर सके। जैसे सबसे पहला हमारा एग्जांपल, ये सारे कुछ एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे आप किसी भी इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेटेड जो अगर कोई ऐसे आता है, कुछ भी आता है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा है कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कनेक्टिंग इंडिया के मिजोरम स्टेट को म्यांमार के सितवे पोर्ट से कनेक्ट कर रहा है। जैसे हमें पता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ रहा है, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इनिशिएटिव है, इन सबको काउंटर करना है हमें। तो इसके लिए हमें दूसरे कंट्री जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, इनमें हमें कनेक्टिविटी इंश्योर करनी होगी। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट ये है हमारा कालाधन प्रोजेक्ट। उसके बाद IMT ट्राइलेटरल हाईवे है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जहाँ पे क्या करेंगे, हम रोड कनेक्टिविटी इंश्योर करेंगे बिटवीन ऑल दिस टू कंट्रीज विद अलॉन्ग विद इंडिया। उसके बाद मेकॉन्ग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, मेकॉन्ग जो रिवर है उसके अलॉन्ग हम क्या करेंगे, इंडिया को मेकॉन्ग कंट्रीज से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। मेकॉन्ग कंट्रीज क्या है, तो मेकॉन्ग कंट्री हम उनको कहते हैं जहाँ से मेकॉन्ग रिवर पास करती है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि मेकॉन्ग रिवर कौन कौन से कंट्रीज से पास करती है, जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट भी हम अपना इंश्योर करें, जो हमारे इंडियन डायस्पोरा हैं इन सारे कंट्रीज़ में, वहाँ जा जाकर हम क्या करते हैं, उनके इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं और अपने रिलेशंस को अच्छे करें। जैसे ब्रुनेई हो गया, सिंगापुर हो गया, यहाँ पे हम क्या करें, 2+2 डायलॉग्स भी कर रहे हैं, ताकि क्या हो सके, हमारा कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप जो हमारे उन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक फोरम बनाया है जिसका नाम है फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, फिपिक इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे हम पैसिफिक आइलैंड, इंडिया और पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन इंश्योर करेंगे। जो कंट्रीज आइलैंड कंट्रीज पैसिफिक ओशियंस में, उनके कोऑपरेशन को हम इन्हांस करेंगे अपने साथ। उसके अलावा इंडिया का जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम है, जो हमने अभी पिछले वाले आर्टिकल में भी देखा था, इसके थ्रू हमने क्या किया, पैपुआ न्यू गिनिया को हमने क्या किया, वैक्सीन प्रोवाइड किए। इससे क्या हो गए, हुआ हमारा कंट्रीज़ के साथ, इन कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस और भी अच्छे होते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है। हमने ये चीज़ देख लिया है क्या इंपॉर्टेंस है हमारा साउथ ईस्ट एशिया में, क्या इंटरेस्ट है हमारा। अब हमें देखना है कि चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहला चैलेंज है डिले इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। जो बहुत सारे, जैसे कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये बहुत टाइम से मतलब अपने टाइम लाइन को फिक्स नहीं कर पाया है, लिमिट को एक वो क्या कहते हैं, इस चीज़ को क्रॉस कर चुका है, जो भी इसके लिए डेडलाइन सेट थी। उसके बाद पॉलिटिकल टर्मोइल एंड सिविल अनरेस्ट इन बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार हो गया, ऐसे कंट्रीज, इन सारी कंट्रीज़ में क्या है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, जिसके कारण एक हॉल्ट हो गया है इन सारे प्रोग्राम्स में। जो भी हमने उन कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल पैक्ट साइन किए थे, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, वो चीज़ थोड़े हॉल्ट पे चले गए हैं, पॉज हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे ही उनके अंदर भी कुछ उनके सिविल अनरेस्ट चल रही है, पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है, जैसे जिसके कारण मिलिट्री को ये सब टाइप सिचुएशंस अराइज हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स हो रहा है, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ा, अपने बॉर्डर्स को क्या करना पड़ रहा है, सील करना पड़ रहा है। जैसे हमने म्यांमार और इंडिया म्यांमार वाले बॉर्डर वाले रीजन को सील करने का डिसीजन लिया है अभी इंडिया ने। तो ये सारे रीजन भी है जहाँ पे हम साउथ ईस्ट एशियन नेशन पर प्रॉपर अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ चाइना जैसे अपने इंडियन ओशन रीजन में क्या कर रहा है, अपने फुटप्रिंट्स को इंक्रीज कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, जो कि हमने बताया BRI इनिशिएटिव हो गया, उसका स्ट्रिंग ऑफ पल्स इनिशिएटिव्स के थ्रू ये सब क्या कर रहा है, चाइना अपने होराइजन को बहुत ज़्यादा ब्रॉडन कर रहा है इस रीजन में। तो ये भी एक हमारे लिए कॉम्पिटिशन और एक चैलेंज के तौर पे उभर कर आ रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है कि आसियान आखिरकार इतना इंपॉर्टेंट है क्या। तो सबसे पहले इंडिया के लिए ये 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। तो हमें समझ में आता है कि अगर ये 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10% जो इंडिया का टोटल ट्रेड है आसियान कंट्रीज़ में होता है, ठीक है। और जो भी इंडिया का 50% ट्रेड है, वो किस एरिया से जाता है, इंडो पैसिफिक रीजन से ही कैरी आउट होता है, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक रीजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है पीस इंश्योर करने के लिए। और जापान जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है हमारे किस चीज़ की, आसियान की। इसलिए हमारा मेन फोकस साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पे ज़्यादा बना हुआ है अभी के फिलहाल टाइम पे, ठीक है। इसके कुछ चैलेंजेस और भी है कि हमें चाइना के साथ कम्पीट करना पड़ रहा है, जहाँ पे चाइना बहुत ज़्यादा ही रैपिडली डेवलप्ड कंट्री के तौर पर उभरता आ रहा है, और इंडिया उसके साथ थोड़ा कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं हम। तो हमें अपने कैपेसिटी को उस लेवल पे बिल्ड करना पड़ेगा ताकि हम चाइना के स्टेप्स को काउंटर कर सके इक्वली, ठीक है। तभी जाकर हम एक न्यूट्रल और एक इक्वल लेवल पे हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाएंगे साउथ एशियन नेशंस के साथ, साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद इंडिया को अपना ट्रेड डिफिसिट, इंडिया का क्या हो रहा है, ट्रेड डिफिसिट इंक्रीज हो रहा है आसियान के साथ, क्योंकि चाइना का क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेड इंक्रीज हो रहा है आसियान नेशंस के साथ। तो उसके कारण इंडिया की डिपेंडेंसी ट्रेड में कम होती जा रही है, और उनका ट्रेड डिफिसिट इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस थे, तो हमें इसके सॉल्यूशन लिखने होंगे, यही वे फॉरवर्ड होता है जो हम कंक्लूजन कहते हैं अपने हिस्से में। तो क्या करना होगा हमें कि ट्रेड रीनेगोशिएशन करना होगा आसियान के साथ, ट्रेड इंश्योर करना पड़ेगा
हमें सही अच्छे से ट्रेड डिफिसिट जो है उसको कम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो कनेक्टिविटी इशूज़ है उसको हमें डील करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, जो हमने मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स है हमारे जो पेंडिंग है अभी उन सब चीज़ को हमें फिनिश करना पड़ेगा। उसके साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन हमें इंश्योर करना पड़ेगा साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशियन में, ताकि पीसफुल हमारा इंडो पैसिफिक रीजन हो सके, जहाँ पे हम पीसफुल ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज हम क्या कर सकें, ईज़िली कैरी आउट कर सकें। कल्चरल डिप्लोमेसी हम इंश्योर कर सकते हैं, जैसे जो भी हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, और इंडिया क्या है, मतलब जो बुद्धिस्ट रिलीजन था वो इंडिया में ही बॉर्न हुआ था। तो हम कल्चरल लेवल पे भी इनसे अपने डिप्लोमेटिक लेवल पे रिलेशंस अच्छे कर सकते हैं और मल्टीलैटरल एंगेजमेंट इंश्योर कर सकते हैं, जहाँ पे हम, जैसे हमारा क्वाड है, ठीक है? ये हो गया इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। तो ऐसे-ऐसे और भी जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, उस लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, इंडिया के रिलेशंस अच्छे कर सकते हैं मल्टीलैटरल लेवल पे। तो ये सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर सकते हैं और इंडिया का एक इन्फ्लुएंस इंश्योर कर सकते हैं चाइना को काउंटर करने में। किस रीजन में? इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये था हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, कब ये पॉलिसी कब आई थी, इसके पहले कैसे लुक ईस्ट पॉलिसी थी जो कब आई थी, ठीक है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसका, और कुछ चैलेंजेस क्या है, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे इन चीज़ों से डील करना, हमने इस चीज़ में ये देख लिया। यहाँ से आप कुछ एक इंपॉर्टेंट डेटा जो है आप अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आप इंडिया के कंटेक्स्ट में ये सारे एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हो अपने आंसर्स में, और इस तरीके से आप अपने आंसर को इनरिच कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द फर्दर टॉपिक जो हमारा है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी हमने अभी प्रीवियस आर्टिकल में भी देखा कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए ईस्टर्न इंडो पैसिफिक रीजन का। तो उसी में एक सी है जो साउथ चाइना सी है, और चाइना के इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस के कारण हमारे लिए एक मेजर टेंशन बना हुआ है, ठीक है? तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में साउथ ईस्ट एशिया के पास क्या है, साउथ चाइना सी है। तो इस आर्टिकल में आपके लिए बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस हमें ये देखना है कि इंपॉर्टेंस क्या है साउथ चाइना सी का ग्लोबल ट्रेड में। तो जो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड होता है, तो ठीक है, अबाउट अ थर्ड ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड पासेस थ्रू दिस रूट, ठीक है? ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का थर्ड पार्ट जो है इस रूट से पास करता है। यानी अगर कितना इंपॉर्टेंस है इसका हमें इस चीज़ से समझ में आता है कि सपोज अगर 9% इस जगह से पास हो रहा है, तो इसका 3% क्या हो रहा है, हमारा साउथ चाइना सी से ही पास हो रहा है। तो साउथ चाइना सी का क्या इंपॉर्टेंस हमें समझ में आया। तो 40% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, साउथ चाइना सी रूट से ही ग्लोबली क्या होता है, डिलीवर होते हैं। तो इस तरीके से भी कितना इंपॉर्टेंट है हमें ये समझ में आया। अब साउथ चाइना सी में क्या कौन कौन से की प्लेयर्स हैं, तो चाइना होगा, ताइवान है हमारा, वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया एंड ब्रुनई है, एंड यूएस है। ये सारे कंट्रीज अपने मेन प्लेयर्स है साउथ चाइना सी में, ठीक है? ये चीज़ हमें समझ में आया। अब हमें ये चीज़ देखना है, हमें और इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे और कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है? हमें बस ये देखना है कि इंडिया के लिए साउथ चाइना सी की क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया एंड साउथ चाइना सी, ठीक है? तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी क्या किया, उसको चेंज करके हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाया। तो उस टाइम से ही हम क्या कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ क्या कर रहे हैं, अपने ट्रेड को एक्सपैंड कर रहे हैं, अपने रिलेशंस को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में साउथ चाइना सी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लिए ट्रांसपोर्ट के लिए और कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए, ठीक है? तो इंडिया के लिए क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है साउथ चाइना सी की, ये देखते हैं। तो वाटर वे हमने समझा कि ये क्या है, क्रूशियल वाटर वे है ग्लोबल ट्रेड के लिए। तो अगर साउथ चाइना सी में इंडिया का एक्सेस रहेगा तो इंडिया इजीली एक्सेसिबल हो पाएगा डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में है, और इंडिया उन कंट्रीज़ के मार्केट को भी क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेड, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज ट्रेड इज सी बॉर्न। इंडिया का मेजॉरिटी ट्रेड क्या है, सी रूट से ही होता है, ठीक है, जो मलक्का स्ट्रेट से पास करता है। तो ये बहुत इंडिया की इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही वाइटल रीजन है, ठीक है? अगर ये पीसफुल नहीं रहेगा, यहाँ पे अगर अनरेस्ट रहेगी, तो इंडिया के भी मैरीटाइम सिक्योरिटी पे खतरा बन सकता है, ठीक है? और पोटेंशियल एनर्जी रिजर्व्स भी है यहाँ पे, ठीक है, जो कोस्ट ऑफ वियतनाम दैट द टू कंट्रीज आर जॉइंटली एक्सप्लोरिंग, ठीक है? बहुत सारी कंट्रीज ऑयल एक्सप्लोरेशन यहाँ पे अपनी ऑयल एक्सप्लोरेशन ड्राइव यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है बहुत सारी कंट्रीज ने, जो अपने एनर्जी सेक्टर को इन्हांस करने के लिए ये एरिया बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये चीज़ हमें समझ में आया, ठीक है? अब इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है, हमने हमने कैसे अपना एक्सेस इंश्योर किया है साउथ चाइना सी में। तो हमने अपने इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक टाइज को डिपेंड किया है आसियान कंट्रीज़ के साथ, ठीक है? हम अब यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको कि कैसे आसियान आई मीन एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ट्रेड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने इंश्योर किया, बहुत ज़्यादा इन्हांस किया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है? तो हमने इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक टाइज इंश्योर किया आसियान कंट्रीज़ के साथ, ठीक है? जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस करते रहते हैं हम आसियान कंट्रीज़ के साथ, मिलिट्री ट्रेनिंग करते रहते हैं और आर्म्स डीलिंग भी करते रहते हैं। जैसे ब्रह्मोस हमने फिलीपींस को दिया, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है? ये एग्जाम्पल आप इंडिया के डिफेंस जो सेक्टर है उसमें सेल्फ रिलायंस में भी आप इंश्योर कर सकते हो,
हो कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर भी सेल्फ रिलायंस कैसे हो रहा है। जो भी गवर जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारी न्यू गवर्नमेंट की एक ये इनिशिएटिव थी, उसी तरीके से अभी जैसे हमने आत्मनिर्भर भारत अपनाया। तो आत्मनिर्भर भारत में हमने क्या-क्या अपनाया, इस चीज़ से रिलेटेड भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा कुछ पॉलिसीज़ जो हमने अपनाए, एक्ट ईस्ट जो हमने पढ़ लिया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमने अपनाया, सागर पॉलिसी जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडो पैसिफिक में पीसफुल इंडो पैसिफिक रीजन इंश्योर करने पे हमारा मेन फोकस यहाँ पर है, ठीक है, सागर इनिशिएटिव के थ्रू। उसके अलावा हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना चाहते हैं ग्लोबल साउथ में, हमारा ये इनिशिएटिव है। क्वाड बनाया हमने जहाँ पे हम पीसफुल सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन इंश्योर कर पाए। तो ये था हमारा साउथ चाइना सी के लिए इंपॉर्टेंस। तो इसी के साथ हमारा ये भी टॉपिक खत्म होता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ये कुछ 5 टॉपिक थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे हमारे पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। ऑल्दो ये आपको पेपर 1 में भी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है? तो अगर आप विजन आईएएस के आप कोई भी मंथली मैगजीन आप फॉलो करते हो, तो वहाँ पे आपके पेपर 2 के साथ-साथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही कलेक्टिवली प्रिपेयर होगी। और यही नहीं, इसके साथ आप इंटरव्यू के लिए भी रेडी होते जाओगे, ठीक है? आपके पास इंटरव्यूज़ में ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आपके ओपिनियन बेस्ड पूछे जाते हैं। तो जब आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स रहेंगे तो आप ओपिनियन बनाने के भी सिचुएशन में रहोगे और वहाँ पे आपकी इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा मेंटल लेवल पे, ठीक है? आपकी थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी और इस तरीके से आप अपनी अच्छे मार्क्स इंश्योर कर पाओगे और अच्छे रैंक ला पाओगे। तो ये थे कुछ 5 टॉपिक। इसी के साथ हम और भी टॉपिक्स जो बाकी के हैं, जो भी थीम्स हैं, उन पे भी पार्ट वाइज अपने लेक्चर्स लाएंगे, ठीक है? तब तक आप जुड़े रहें और जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं कमेंट में आप उसके आंसर्स दो, ठीक है? आप उसके आंसर दें कमेंट में और लाइक करें और बताएं ये चीज़ कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, ठीक है? आप इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं और हमें क्या और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए इसमें, आप ये चीज़ बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।